प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले विदेश दौरे पर अगले महीने सऊदी अरब जाएंगे। व्यापार और निवेश से जुड़े मामलों पर हो सकती है महत्वपूर्ण बातचीत। कठुआ के जंगलों में छिपे 3 आतंकवादी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। बीते सोमवार देर रात इलाके में संदिग्ध गतिविधि की मिली थी सूचना। तेल कंपनियों ने नवरात्रि के बीच दी राहत। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 41 रुपए हुआ सस्ता। झारखंड के साहिबगंज में 2 मालगाड़ियों के बीच टक्कर, 2 लोगों, पायलट की मौत, वहीं 4 लोग घायल। आईएमडी ने मुंबई में 2 अप्रैल तक हल्की बारिश का जताया अनुमान। 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी। अलग अलग क्षेत्र में तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी की जारी। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बरेली के मेयर और इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी के चांसलर डायरेक्टर उमेश गौतम ने उत्तराखंड में यूसीसी कानून लाने पर भव्य स्वागत और सम्मान किया। इस सम्मान समारोह में बीजेपी के तमाम नेता और विधायक मौजूद रहे। इस अवसर पर छात्र छात्राओं और गणमान्य नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक सीएम पुष्कर सिंह धामी के विचारों को सुना। आजादी के बाद से लगातार देश की प्रतीक्षा थी कि ये कानून लागू हो, इसकी कहीं से शुरुआत हो। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो गई है। और मैंने कहा कि जैसे देवभूमि उत्तराखंड से मां गंगा निकलकर आज पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी आने वाले समय में सभी को किसी न किसी रूप में लाभ देगी। समरसता, समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसकी शुरुआत देवभूमि में हो चुकी है। 27 जनवरी 2025 से इस वर्ष से हमने देवभूमि में इसको लागू कर दिया है, इसकी शुरुआत हो गई। सर, आपको लगता है कि पूरे देश में इसको लागू कर देना चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से गंगा निकली है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ सभी राज्यों को मिलेगा। लगातार विरोध कर रहे हैं, कह रहे प्रदेश में यूसीसी लागू नहीं किया जाएगा। देखिए, जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, वोट बैंक की राजनीति की है, वो इसीलिए इतने वर्षों तक एक लंबा कालखंड बीत गया। ये देश की आजादी के बाद लागू होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जब और उनके साथ संविधान सभा के लोग संविधान बना रहे थे, तो उस संविधान में भी उसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है। अभी आपने देखा होगा कि प्रोफेसर हरबंस दीक्षित जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय का भी जिक्र उसमें किया। उच्चतम न्यायालय ने भी सारा बानुओं का केस हो, या केशव भारती केस हो, ऐसे अनेक केस है। मैं केवल 1-2 की बात कर रहा हूँ। सभी में राज्यों को विभिन्न निर्णयों के समय में इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। जो विरोध करते हैं यूसीसी का, उसको कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अब देखिए, जनता ही आगे बढ़ गई है और जनता आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए नए कानूनों को चाहती है, नए नए नवाचार चाहती है। जो लंबे समय से रुकी हुई प्रक्रिया है उनको बदलना चाहती है और उस दिशा में ठोस काम हो रहा है। चाहे आज अखिलेश जी के समय में, उनकी पार्टी के समय में, उनके पूज्य पिताजी के समय में भगवान राम का अयोध्या में मंदिर नहीं बन पाया, कार सेवकों पर लाठियां चलाई गई, धारा 370 कश्मीर में नहीं हटाई गई, 3 तलाक का कानून हट गया, नागरिक संशोधन कानून आ गया और देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की शुरुआत हो गई। धन्यवाद। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कनौज से है, जहां अगरबत्ती के कारखाने में लगी भीषण आग। आग से लाखों का माल जलकर हुआ राख। दमकल की टीम के साथ स्थानीय लोगों ने चलाया बचाव कार्य। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां सोनार थाना के पास ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार एक महिला सहित एक पुरुष की दर्दनाक मौत हो गई।
अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां उमरा गांव में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की को शराब के नशे में एक युवक ने आग के हवाले कर दिया। पीड़िता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गड़ाकोट ले जाया गया है, जहां उसे सागर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। थाना गड़ाकोटा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उमरा में नाबालिग पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि रात के समय कल आरोपी सुनील लोधी उसके पिता को गाली गलौज कर रहा था। तो पीड़िता द्वारा गाली देने से मना किया। इसी बात को लेकर उसने जो है आरोपी सुनील लोधी ने उसमें देसी शराब का डाल के और उस पर लाइटर से आग लगा दी, जिसके कारण उसके कपड़ों में आग लग गई और पीड़िता आग से झुलस गई, जिससे तत्काल जो है 100 नंबर वाहन से इलाज हेतु गड़ाकोटा के CHC लेकर आए, तो वहां पर इलाज किया और वहीं पर पीड़िता के बताए अनुसार आरोपी सुनील लोधी के विरुद्ध धारा 296, 109, 115(2) BNS के तहत पंजीबद्ध किया गया और प्राथमिक उपचार के बाद पीड़िता को सागर रेफर किया गया। FIR के बाद जो है आरोपी को तत्काल तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। उससे मामले में पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के उपरांत उसको माननीय न्यायालय के समक्ष। क्या हुआ है जी? गाली गुल्ला दी थे और कहने लगो के कौन सुनील लोधी कहने लगो कि हम तुम्हारे ऑटो में आगे धर दे। इतने में लड़की निकली बाहर, तो उन्हें मतलब चिल्ले आप सुनी है पन्ने और नहीं वैसा देखो हुआ है कि जो क्या कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ? फिर हमारे बाहर निकली सो लड़का भी सब निकली सो बचाव लगे। इतने में दौड़ लगाई, वो लान पकड़े हुई दौड़े, लेकिन नहीं पकड़ो, गाड़ी आड़ी छोड़ कर भाग दो। आग लगा दी है? आग लगा दी। अगली खबर हरियाणा के पंचकुला से है, जहां मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन परिवार सहित माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने माता के दरबार में माथा टेका व पूजा अर्चना कर महामाई का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि की बधाई व शुभकामनाएं दी। जो आदरणीय मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है, हरियाणा उस संकल्प के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़। मैं नवरात्रों की और हमारे नव वर्ष जो शुरू हुआ है, इसकी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और हमारे हरियाणा का प्रत्येक जन स्वस्थ और समृद्ध रहे, ऐसी मां दुर्गा के चरणों में कामना करता हूं। सर, अमित शाह जी आ रहे हैं सब और मोदी जी आ रहे हैं सर हरियाणा में। अभी अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक में कई कार्यक्रम रहेंगे सर। बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिलेगी सर इस नूतन वर्ष में और नवरात्रों के पावन पर्व के तुरंत बाद से। आज हरियाणा में भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हमारा महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा, वहां पर एक छात्राओं के लिए एक अलग ब्लॉक का उद्घाटन करने के लिए और महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए कई और सौगातें आदरणीय अमित शाह जी वहां देने वाले हैं और हिसार में आ रहे हैं। अग्रोहा धाम हम सब के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है कि हरियाणा के लोगों को बड़ी सौगात आज मिलेगी अग्रोहा धाम मेडिकल कॉलेज। सर, हरियाणा को 2 बड़ी ऑयल मिल भी मिलने जा रही है। कल PM साहब ने पैरा गेम्स के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। हरियाणा का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। कल PM साहब ने शुभकामनाएं भी दी सभी खिलाड़ियों को। सर, 2 ऑयल मिल मिलेंगे सर उनको लेकर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा प्रदेश में आ रहे हैं
हरियाणा को तो बड़ी सौगात। हरियाणा प्रदेश का पहला हवाई अड्डा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, वहां से अलग अलग शहरों के लिए आने जाने की सुविधा मिलेगी। उसके लिए आदरणीय मोदी जी यहां से जहाज अयोध्या धाम से लिए जाएगा, उसको रवाना करेंगे और एक नए टर्मिनल का भी वहां पर शिलान्यास करेंगे। और यमुनानगर के अंदर 800 मेगावाट का एक थर्मल पावर की यूनिट, क्योंकि आने वाला समय वो बिजली के ऊपर है, पावर के ऊपर है। लोगों को ज्यादा बिजली उपलब्ध हो, एक 800 मेगावाट का थर्मल पावर का क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल यूनिट, उसका शिलान्यास करेंगे और इसका बड़ा लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। हरियाणा के लोग आदरणीय मोदी जी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जोरदार स्वागत करें। सर, भारतीय जनता पार्टी का रोहतक में मुख्यालय, सर इस नवरात्रों में क्या वो मुख्यालय स्टेट का पंचकुला में बने, इसको लेकर कोई पार्टी ने संगठन में कोई योजना बनाई है सर? पंचकुला, पंचकमल से ये मुख्यालय नहीं, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कार्यालय है। प्रदेश का कार्यालय भी रोहतक और पंचकुला में है। ये तो पार्टी के कामों की बात है जो चलती रहती है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमारा जिला का कार्यालय है। सर, संभावना है इस जो नवरात्रि चल रहे हैं, जो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव होना है, हो जाएगा 7-8 दिन में? ये तो केंद्रीय नेतृत्व को मालूम है। यहाँ तो ये नहीं पता लगता कौन कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, किसको ये कार्यकर्ताओं की पार्टी। बेटियों की लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए सरकार को राष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाने जा रही है जी। इसको लेकर के बड़ी गंभीरता से, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने हरियाणा की ऐतिहासिक भूमि पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया था और उसके बड़े सार्थक अच्छे परिणाम निकल करके लाखों बेटियों का जीवन बचा है और बेटियां बेटों से कम भी नहीं है। आज बेटियां इस भारत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। तो इस प्रकार की एक कुरीति समाप्त हो, उसको लेकर के सरकार बड़ी गंभीरता से इसके ऊपर काम करे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध पर जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, यह विरोध कहीं ना कहीं किसी की सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है, नहीं तो ये रमजान का महीना था। कल ईद में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि काली पट्टी बांध करके जाएं, तो कल इबादत का दिन था, अलविदा की जुमा इबादत का दिन था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पवित्र रमजान के महीने को इबादत की जगह सियासत बना दिया। और पूरी सियासत, क्या कभी एक महीने जो रोजेदार उपवास रखते हों, रोजा रखते हों, उस रोजे के बाद अगर लोग प्रेयर कर रहे हैं अपने गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, उनको कहा जा रहा है कि काली पट्टी बांध करके जाइए। अरे भाई, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, राजनीति करनी, तो जंतर मंतर पे करिए। वो आपने किया। आपने राजनीति किया जाकर के पटना में नीतीश कुमार पे दबाव डालने के लिए, वहां पे धरना दिया। आप विजयवाड़ा जा रहे हैं, आप ओवैसी कह रहे हैं कि हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पे पट्टी बांधी है, हमारी मस्जिदों पे हमला हो रहा है। किस तरह से लोगों को झूठ बोल करके गुमराह किया जा रहा है। इस पाक रमजान के महीने में झूठ बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूं, जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी कह रहे हैं लगातार कि हम वक्फ के बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो भी सदन में आए और इस पे चर्चा करें, जो भी सवाल है उन सवालों का सरकार जवाब देगी। तो जब सरकार इतना तैयार है, सरकार की मंशा एक ट्रांसपेरेंट बिल लाने की है, तभी तो सरकार ने सीधे बिल पास कराने के बजाय खुद ही सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया कि इस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दिया जाए, देश के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हो जाए और स्टेक होल्डर्स या हर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल या सुन्नी वक्फ बोर्ड या इस्लामिक स्कॉलर्स, माइनॉरिटी कमीशंस, सब लोगों के साथ। इसके बाद पूरे देश में हमने पूरी कमेटी को लेकर टूर किया। लखनऊ आए, पटना गए, कलकत्ता गए, भुवनेश्वर या हम गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, और इसके बाद भी एक लगातार गुमराह किया जा रहा है कि अगर ये कानून पास होगा तो मस्जिदें चली जाएंगी, ईदगाह चली जाएगी, कब्रिस्तान चला जाएगा। ये क्या चाहते हैं? देश में कहीं न कहीं बदअमनी पैदा करना चाहते हैं, अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। ये कौन सी साजिश है कि इस तरह से, जब एक वक्फ के लिए सरकार साफ कह रही कि हम एक बेहतर और ट्रांसपेरेंट कानून लाके, जो वक्फ की वाकिफ की मंशा है कि वक्फ का आमदनी का फायदा गरीब को, पसमानदा को, खवातीन को, बच्चों को या महिलाओं को मिले, जिसका फायदा नहीं मिल रहा। शिकायतें क्या रही कि वक्फ की प्रॉपर्टी वंस इज ए वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। आज वक्फ की प्रॉपर्टी कहीं मुतवल्ली बेच रहे हैं, कहीं केयरटेकर, कहीं वक्फ बोर्ड के लोग मिले हुए हैं। तो अगर उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं, तो ये क्यों देश में इस तरीके से, जिस तरह से ये विरोध बढ़ रहा है, जबकि जेपीसी की हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी, अब सरकार उसको अप्रूव करके अमेंडेड बिल लेकर के आएगी। तो अब इसके बावजूद भी ये कहीं न कहीं पूरे देशव्यापी एक आंदोलन किया जा रहा है, उसी तरह से जैसे सीए पे हुआ, 3 तलाक पे हुआ, आर्टिकल 370, 35 पे। वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक समाज की जरूरत है और देश का हर समाज ये चाहता है कि सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लाए। अमेंडमेंट बिल समाज की जरूरत है और देश का हर समाज, हर गरीब, हर वंचित आज चाहता है कि सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आए। अभी हमने देखा कैसे ऑनरेबल माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने देश के सामने रखा कि अजमेर दरगाह के चीफ भी इसका समर्थन कर रहे हैं। केरला के अंदर बिशप काउंसिल ने भी इसका समर्थन किया है, क्योंकि समाज का हर वर्ग ये जानता है कि जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ लोग कहते हैं ये वक्फ की जमीन है,
कुछ लोग कहते हैं ईडन गार्डन वक्फ की जमीन है, कुछ लोग कहते हैं 1000 साल पुराना हिंदू मंदिर वक्फ का है, कुछ लोग कहते हैं कि 600 ईसाई परिवारों की जमीन वक्फ की जमीन है, कुछ लोग गरीब मुसलमानों की जमीन को वक्फ की जमीन कहते हैं। तो ये हमारी संवैधानिक ड्यूटी है कि हम गरीबों के साथ में खड़े रहें और वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आए। जो लोग इसको असंवैधानिक कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जो तुष्टीकरण के नाम पर 2013 का अमेंडमेंट लेके आए और 1995 का कानून लेके आए। आज इन सबको घबराहट इसीलिए है क्योंकि जमीन पर गरीब मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख सभी इसका समर्थन कर रहे हैं। आज जो इस पर झूठ फैला रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सीए के वक्त में ये झूठ फैलाया था कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। सीए लागू हो चुका है और एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं है। ये दो सोच के बीच में एक निर्णय देश करना चाहता है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को चुनना चाहता है, ना कि तुष्टीकरण करने वाले नेताओं का, जिनकी नीति और नियत शाबानों के समय में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करने की थी क्योंकि अपने वोट बैंक को खुश करना चाहते थे। इस संविधान से चलेगा ताकि वोट बैंक से। नई शिक्षा नीति पर सोनिया गांधी के हालिया बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, अगर सोनिया गांधी देश के शिक्षाविदों से बात करने के बाद एनईपी 2020 पर बोलती तो बेहतर होता। यह उनके सीमित ज्ञान का नतीजा है। सोनिया गांधी जी देश के शिक्षाविदों से बात करके इस शिक्षा नीति 2020 पे बात करती तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उनके सीमित ज्ञान का दुष्परिणाम यह आया है कि उनके अंदर की और खासकर आज़ादी के बाद के कम लंबे समय तक कांग्रेस ने शिक्षा को जो मजाक बना के रखा था उसकी पोल खुली। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो नई शिक्षा नीति 2020 जो तीसरी शिक्षा नीति तैयार करी, पहली शिक्षा नीति आई 68 में, दूसरी शिक्षा नीति 86 में, दोनों बार केवल अंग्रेजों के समय की लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति का केवल रेपर बदला था। अंदर से हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी, महाराणा प्रताप, शिवाजी, विक्रमादित्य, इन सब के साथ अन्याय किया और वो सारे लोग जो आक्रांत रहे उनको महान बताने का प्रयास किया, देश की जड़ों से काटने का प्रयास किया। ये पहली बार हो रहा है कि हमारी शिक्षा नीति में हम अपने आराध्य को भी स्मरण कर सकते हैं। शिक्षा नीति के भरोसे से हम केवल बेरोजगार की डिग्री नहीं दे रहे हैं। 2 डिग्री पढ़ना चाहे 2 पढ़े, 3 पढ़ना चाहे 3 पढ़े, पिता, दादा और पोता तीनों पढ़ना चाहे तो हमारे यहाँ पढ़ने की लिमिट अनलिमिट थी। और ये 1857 के पहले दुनिया का सबसे साक्षर देश कोई था तो भारत था, लेकिन अंग्रेज और खासकर बाद में कांग्रेस ने इस चीज को नजरअंदाज करा और बेरोजगारों की फौज बढ़ाने का काम किया। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्यों के साथ मिलकर लगभग 2 लाख लोगों से ज्यादा मीटिंग करके ये जो शिक्षा नीति का प्रारूप आया था और इस पर विचार करने के बाद लोकसभा में जो 2020 में लागू की, मुझे उसमें उस समय शिक्षा मंत्री था। मुझे गर्व है कि हमने अपने राज्य में सबसे पहले उस शिक्षा नीति को लागू किया, जिसके आधार पर हमारी सरकार में मैं मुख्यमंत्री बना तो पीएम एक्सीलेंस कॉलेज करके हमने पूरे प्रदेश में लागू किया। आज 55 जिले में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज है, जिसके माध्यम से हम अपनी शिक्षा नीति के उन दायरों को, जिसमें खेल को भी हमने एक तरह से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया, खेल के टीचर को सभी प्रकार के प्रमोशन की गुंजाइश दी, संस्कृति को, गौरवशाली विरासत को, सभी बातों को योग्य प्रकार से जोड़ने का प्रयास किया। मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक तरह से ये सारे विद्वानों का माखौल उठाया है। उनको माफ़ी मांगना चाहिए। उनको कोई समझदार से लेख लिखवाते तो अच्छा रहता, किसी और नादान से लिखवाकर उनने जो अपना ज्ञान बताने का प्रयास किया, ये उनके लिए भी ठीक नहीं और उनकी पार्टी के लिए भी ठीक नहीं।
इस बुलेटिन में बात करेंगे स्पोर्ट्स की खबरों की। कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में मुंबई इंडियंस के नए चेहरे अश्विनी कुमार ने आईपीएल के अपने पदार्पण मैच में 24 रन देकर 4 विकेट लिए। उनके शानदार प्रदर्शन से मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स पर 43 गेंद शेष रहते 8 विकेट से जीत हासिल कर ली। वह आईपीएल पदार्पण में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय और कुल 6ठे गेंदबाज बने। पुरुषों के एशियाई कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन बिहार के राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक किया जाएगा। राजगीर को महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सफल आयोजन के बाद इस मेजबानी के अधिकार दिए गए हैं। यह आयोजित बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जाने वाला 2026 विश्व कप का क्वालिफायर भी होगा और विजेता टीम सीधे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेगी। एशियाई खेलों में पदक विजेता नरेंद्र बेलवाल ब्राजील में शुरू होने वाले पहले विश्व मुक्केबाजी कप में 10 सदस्यीय भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम की अगुवाई करेंगे। यह पहली बार होगा जब भारतीय मुक्केबाज विश्व कप मुक्केबाजी की शुरुआत की नई भार श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एशियाई कप और अगले साल होने वाले T20 विश्व कप की तैयारियों के लिए 3 मैच की एक दिवसीय श्रृंखला की जगह 5 मैच की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला खेलने पर सहमति जताई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सूत्र के बताया कि दोनों बोर्ड के अनुसार 2 बड़ी T20 प्रतियोगिताओं को देखते हुए लंबी T20 श्रृंखला खेलना अधिक हितकारी है। शमी सिल्वा को श्रृंखला क्रिकेट का फिर से अध्यक्ष चुना गया। उन्हें 2025 से 2027 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया है और यह उनका लगातार चौथा कार्यकाल है। सिल्वा को आईसीसी के वर्तमान प्रमुख भारत के जय शाह के सहयोग के रूप में देखा जाता है। उन्होंने दिसंबर में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में शाह की जगह ली थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन की प्रायोजक थी रोजगार डेवलपर्स।